हेलो एवरीवन। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो कौन कौन से कंडीशन हैं जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट या फेडरल कंट्री के कैटेगरी में लाने में मदद करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फेडरलिज्म किस तरीके से इंडिया में काम करता है, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने थे। पहला था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा सेंटर स्टेट रिलेशंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण के पीछे का तर्क क्या है, विकेंद्रीकरण के पीछे का उद्देश्य क्या है, पंचायती राज क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हाउ फेडरलिज्म वर्क इन इंडिया, इसमें हमारा तीसरा टॉपिक था सेंटर स्टेट रिलेशन, कि केंद्र और राज्य का संबंध किस तरीके का है। How the constitutional arrangement for power sharing works depends largely on how the ruling parties and its leaders follow this principle of power sharing। कहने का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस तरह का संबंध है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, आपस में वो किस तरह का वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट चाहते हैं। इस बात पर यह निर्भर करता है कि संवैधानिक व्यवस्था में पावर शेयरिंग किस तरीके से काम करेगा, यानी कि जिस तरह का रिलेशन, जिस तरह का संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होगा, उसी संबंध के आधार पर यह तय होगा कि उस देश के संवैधानिक व्यवस्था में पावर शेयरिंग किस तरीके से काम करेगा। यानी कि वो एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट के तौर पर काम करना चाहते हैं, या वन पार्टी रूल के फॉर्म पर काम करना चाहते हैं, या कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर काम करना चाहते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला हम लोग का है वन पार्टी रूल। इन द फर्स्ट 30 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ओनली वन पार्टी कांग्रेस रूल्ड एट द सेंटर विदाउट अ ब्रेक एंड हैड गवर्नमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। यानी कि आज़ादी के पहले 30 सालों में सिर्फ एक ही पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसने केंद्र सरकार में निर्विरोध शासन किया, और यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का ही शासन रहा। द स्टेट्स डिड नॉट डिज़ायर और फील द नीड टू एक्सरसाइज देयर फेडरल पावर्स। और इन राज्यों को कभी यह ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वह अपने संघीय शक्तियों पर पुनर्विचार करे या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को भी आने का मौका दे। मिसयूज ऑफ पावर ऑफ आर्टिकल 356 टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिसमिस्ड द राइवल पार्टी रूल्ड स्टेट। इट अंडरमाइंड द वेरी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। यानी उस वक्त क्या होता था, जो केंद्र सरकार है वह अक्सर राज्य सरकार के शक्तियों को हथिया लेती थी। यानी कि जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उसकी सरकार जिन स्टेट्स में नहीं होती थी, अक्सर उसके पार्टी को वो डिसमिस कर दिया करती थी। यानी कि उस पार्टी को चुनाव लड़ने का या इस पार्टी को शासन करने का अधिकार ही छीन लिया करती थी। इस तरीके से संघवाद की जो स्पिरिट थी, यानी संघवाद का स्पिरिट क्या होता है, संघवाद का भारत में स्पिरिट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी किसी काम के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता है। लेकिन उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे के पूरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पर हावी हो गई थी और अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य कर रही थी। इस तरीके से फेडरलिज्म का जो स्पिरिट था वो अंडरमाइंड हो रहा था, वो खतरे में था। फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट आफ्टर 1990। कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वह पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर संसद में अपना बहुमत सिद्ध करते हैं। तो उसे ही हम लोग संघीय सरकार यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर अपने बहुमत को साबित करते हैं और देश पे शासन करते हैं, तो उसे ही कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। The situation of one party dominations changed with the rise of regional political parties। कि
जो वन पार्टी जो डोमिनेट करती थी, ये जो हालात थे ये बदलने शुरू हुए 1990 के बाद, जब बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उदय होना शुरू हुआ। यानी जब क्षेत्रीय पार्टी, केंद्रीय सरकार, जो केंद्र पे सरकार बैठी हुई थी, जब उस पार्टी से नाराज होकर जब क्षेत्र रीजनल लेवल पर, जब क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी नई नई पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ, तब एक पार्टी का बहुमत साबित करना काफ़ी मुश्किल होने लगा। न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग बिगैन विद द फॉर्मेशन ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट्स वेन नो सिंगल पार्टी गॉट मेजॉरिटी सीट्स इन द पार्लियामेंट। और जब एक पार्टी जब टूटकर मल्टीपल पार्टीज में कन्वर्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है कि अब उस पार्टी को मेजोरिटी साबित करना काफ़ी मुश्किल होने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कांग्रेस का ही मेजोरिटी होता था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नीतियों से परेशान होकर उसी पार्टी के सदस्य टूटकर और क्षेत्रीय स्तर पर अपने नए नए पार्टियों को बनाने लगे, तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स की संख्या काफ़ी कम होने लगी। और जब मेंबर्स की संख्या काफ़ी कम होने लगी, तो उस पार्टी का बहुमत साबित होना काफ़ी मुश्किल होने लगा। और जब पार्टी बहुमत साबित करने में विफल साबित हुई, तो फिर इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के मदद लेकर उन्हें अपना बहुमत साबित करना पड़ता था। तो ये जो नया कल्चर था पावर शेयरिंग का, जिसमें मेन पार्टी रीजनल पार्टी की मदद लेकर अपनी बहुमत साबित करती थी, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा गया। तो ये जो कल्चर था पावर शेयरिंग का, ये नया नया आना शुरू हो गया था। Major national and regional parties formed alliances to form government at the center। और बहुत सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल आपस में संघ बनाकर, एलियंस बनाकर, एकजुट होकर केंद्र में सरकार अपनी बनाते थे। Several Supreme Court judgments also put a check on the practice of dismissal of state governments। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट आए कि जो केंद्र सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है, इस पर रोक लगाने के लिए। द फेडरल पावर शेयरिंग फीचर आर इफेक्टिवली यूज टुडे देन इट वाज इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक। और भारतीय गणतंत्र में जिस तरीके से फेडरल पावर शेयरिंग का इस्तेमाल अभी हो रहा है, उस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ करता था। यानी कि पहले जब फेडरल पावर शेयरिंग का जब मिसयूज होता था, उसी मिसयूज से तंग आकर जब नए नए क्षेत्रीय दल के सरकार का बनना शुरू हुआ, और नए नए क्षेत्रीय दल के सरकार के बनने से जो मेन पार्टी है उसका जब बहुमत साबित होना मुश्किल होने लगा, तो फिर इसी मेन पार्टी को इन क्षेत्रीय पार्टियों की मदद को लेकर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। और जब कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आधिपत्य था, जो डोमिनेशन था स्टेट गवर्नमेंट पर, यह खुद ब खुद कम होना शुरू हुआ। और एक ये नया प्रैक्टिस चल गया कि एक बहुत ही लंबे समय तक भारतीय पॉलिटिकल जो पृष्ठभूमि है, इस पर मेजॉरिटी से कोई पार्टी नहीं बन पा रही थी, तो केंद्र सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और इस तरीके से जो फेडरलिज्म है, ये पूरे इफेक्टिव तरीके से भारत पर लागू हो गया। तो यहाँ हमने 3 पॉइंट्स में देखा कि किस तरीके से फेडरलिज्म भारत में काम करता है। पहला हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा के आधार पर भी एक नए राज्य का उदय हुआ। हमने आंध्र प्रदेश का हमने एग्जाम्पल देखा। फिर दूसरा हमने ये देखा कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, एथनिक ग्रुप के बेसिस पर नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इस आधार पर भी नए नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। शुरू में पॉलिटिकल पार्टीज को यह डर था कि नए नए राज्य बनाने से कहीं जो देश की एकता और अखंडता है वो खतरे में ना आ जाए, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। देश की एकता और अखंडता और मजबूत होती चली गई। फिर लैंग्वेज पॉलिसी हमने देखा कि किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जिसमें किसी भी तरह का पत्राचार अगर केंद्र सरकार के द्वारा से करना हो तो हिंदी भाषा में ही करनी है। और इसके अलावे जो राज्य सरकार है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। और भारत में 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी है तो उन 22 भाषा में से किसी भी भाषा को सिलेक्ट कर सकता है। और इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज का दर्जा जो शुरू में 15 सालों तक दिया गया था, उसे बढ़ाकर टिल नाउ उसे अभी तक भी सेकेंडरी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है।
नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के डिमांड पर। और तीसरा हमने देखा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कि सेंटर और स्टेट किस तरह का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, इसी पे डिसाइड होता है कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होगी। तो आज़ादी के पहले 30 साल में कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, तो कांग्रेस की मेजॉरिटी होने की वजह से वो स्टेट गवर्नमेंट पे अपना डोमिनेंस दिखाती थी, जिससे परेशान होकर नए नए रीजनल पार्टीज़ का उदय होना शुरू हुआ। और जब पार्टीज़ बनने लगे तो फिर किसी एक पार्टी के लिए मेजॉरिटी साबित करना काफ़ी मुश्किल होने लगा। फिर इसी मेन पार्टी को रीजनल पार्टी की मदद से कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उनका जो डोमिनेशन था स्टेट गवर्नमेंट पर वो खुद ब खुद कम हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन पास किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पार्टी को डिसमिस नहीं कर सकता है। और इंडियन रिपब्लिक में पहले की तुलना में अब फेडरल पावर शेयरिंग का जो फीचर है वह काफ़ी इफेक्टिव तरीके से प्रभावी हो चुका है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, यानी विकेंद्रीकरण, कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है। द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायत्स इज़ नॉट न्यू टू इंडिया, यानी भारत में जो लोकल गवर्नमेंट का या पंचायत जो ग्राम लेवल पर यानी कि गांव स्तर पर होता है, वह भारत में कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाइसराय लॉर्ड रिपन encouraged local governments and the first elected local government was set in 1882। अंग्रेज के शासन काल में भी जब वाइसराय लॉर्ड रिपन थे तो उन्होंने इस लोकल गवर्नमेंट पर काफ़ी इंकरेज किया था, यानी कि लोगों को लोकल गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जोर दिया था, उन्हें उत्साहित किया था, उसके महत्व के बारे में समझाया था। और जो पहला इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट था वो 1882 में बना। महात्मा गांधी ऑल्सो सपोर्टेड पंचायत सिस्टम, और महात्मा गांधी भी पंचायत सिस्टम को खुलकर सपोर्ट करते थे, यानी कि गांव के स्तर पर भी सरकारें होनी चाहिए, इसका खुलकर इसका सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। कहने का मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ शक्तियों को ट्रांसफ़र किया जाता है लोकल गवर्नमेंट को, तो इसी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि पहले सेंटर और स्टेट के हाथों में सारी शक्तियां निहित थीं, लेकिन जब कुछ शक्तियों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से तोड़कर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, तो इसे ही हम लोग शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। In 1992, the Constitution was amended to introduce powerful and effective three-tier system of पंचायती राज, और 1992 में संविधान में 3-tier सिस्टम को मंजूरी दे दी गई कि भारत में 3 तरीके की सरकार बनेगी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और तीसरी पंचायत राज हो गई, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, जो आम भाषा में हम लोग जो हमारे लोकल की जो सरकार होती है। अब इस विकेंद्रीकरण के पीछे का तर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद अ लॉट ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एथनिक एंड जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है जिसमें बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत तरह के कल्चर को, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत तरह के एथनिक ग्रुप होते हैं जो एक ही कल्चर, भाषा, संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं, या भौगोलिक स्थिति से भी वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। Power sharing was adopted to accommodate diversity and ease administration, but more power sharing at local level was needed। तो पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करने का पर्पस क्या था, उसका पर्पस ये था कि जितने भी विषमताएं हैं, जितनी भी विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अपनाते हुए मिलजुल कर एक साथ रहना और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी आसान बनाना। तो इसके लिए लोकल लेवल पर भी पावर शेयरिंग की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा विशाल देश है, इतना बड़ा भूभाग है, इसकी इतनी आबादी है कि एक स्टेट को ही गवर्न करने के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही काफ़ी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी मुश्किल है कि भारत के इतने बड़े बड़े स्टेट्स और उन स्टेट्स में रहने वाले इतने ज़्यादा पॉपुलेशन पर शासन कर सके और सुचारू ढंग से उन पर नियम को लागू कर सके। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन अब लोकल लेवल पर भी, यानी कि
जिला स्तर पर हो गए, पंचायती स्तर पर हो गए, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, इन स्तर पर भी सरकार को बैठाई जाए ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ी में शासन कर सकें, ताकि सुचारू तरीके से ये शासन व्यवस्था, शासन तंत्र चल सके। इट रिजल्टेड इन द एडॉप्टेशन ऑफ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, और इसी का नतीजा ये हुआ कि एक सरकार की तीसरा स्तर भी बना जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये तर्क था विकेंद्रीकरण का कि इतना बड़ा देश है, अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति, रंग रूप और भौगोलिक क्षेत्र से अलग अलग विषमताएं वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि हर लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर सरकारें बनाई जाएं ताकि किसी एक सरकार पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन ना आ जाए और वो उसको संभाल ना पाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हर लेवल पर एक नई सरकार को बैठा दिया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावे एक लोकल गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो छोटे छोटे इकाइयों में बंटकर इस शासन तंत्र को सुचारू तरीके से चला सके, और इसी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इसके फायदे क्या क्या हैं। द डिसेंट्रलाइजेशन एम्स एट टेकिंग डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल टू इन्वॉल्व लोकल पीपल इन गवर्नेंस। तो विकेंद्रीकरण का जो मेन एम है वो ये है कि डेमोक्रेसी को, यानी गणतंत्र को ग्रास रूट लेवल का मतलब कि गांव देहातों तक में भी डेमोक्रेसी की भावना को पहुंचाना, ताकि जो लोकल लोग हैं, जो आम लोग भी इस सत्ता से जुड़ सकें, वो समझ सकें कि सत्ता में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार इन छोटे छोटे जगहों पर रहने वाले लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके। क्यों? क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स कैन बी सेटल्ड बेस्ट एट लोकल लेवल बाय द लोकल पीपल। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर लोकल लेवल की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान वहाँ के लोकल पीपल ही कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि वो उन्हें लोगों की मानसिकता पता है, समस्या पता है, समस्या का समाधान किस तरीके से करना है ये भी पता है। लेकिन अगर केंद्र में सरकार बैठी हुई है तो वो इस ग्रास रूट लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। वो जब भी करेगी तो एक सामान्य, एक कॉमन सिस्टम अपनाएगी किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, जो कि हर वक्त सही नहीं हो सकता। लोकल पीपल हैव बेटर आइडिया एज हाउ टू एफिशिएंटली यूज मनी एलोकेटेड टू लोकल बॉडीज फॉर डेवलपमेंट। और लोकल पीपल को ही बहुत ही अच्छा आइडिया होता है कि उनके क्षेत्र में पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाए, पैसे को किस तरीके से लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि उन्हें ही पता है कि उनकी क्या कमियां हैं और किस क्षेत्र में वो पैसा लगाएंगे तो उनकी कमियां दूर हो जाएंगी। उनसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता जो लोकल निवासी हैं अपने लोकल एरिया के। लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो इंक्रीज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। और लोकल लेवल पे सरकार होने से क्या हुआ कि मोहल्ले, गांव के लोग भी कोई डिसीजन लेने के लिए अपनी खुद की राय दे सकते हैं। अब अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना हो तो क्या वो गांव के लोगों से या हमारे शहर के किसी मोहल्ले के लोगों से आकर कभी बातचीत करेगी? कभी नहीं, बल्कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो चुनकर वहाँ बैठे हुए हैं, बस वो आपस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो आपस में राय मशवरा करके और कोई फैसला ले लिया करेंगे। लेकिन अगर म्युनिसिपल लेवल पर अगर हमारी कोई सरकार बैठी हुई है जो कि हर मोहल्ले से वार्ड कमिश्नर होते हैं, तो वार्ड कमिश्नर एक मोहल्ले के हो गए, तो अगर वार्ड कमिश्नर को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने मोहल्ले के सभी लोगों के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और मोहल्ले के सभी लोग अपनी राय वहाँ पे रख सकेंगे कि इस प्रॉब्लम का ये बेटर सोल्यूशन हो सकता है। यानी कि हर एक इंसान तक सरकार जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है अपने गवर्नमेंट को छोटे छोटे टुकड़ियों में तोड़कर। इसलिए लोकल जो गवर्नमेंट है उससे लोगों का डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है, कि जो वार्ड कमिश्नर है वो पूरे मोहल्ले के लोगों को जुटाकर कोई फैसला लेगी, फिर वार्ड कमिश्नर अपने ऊपर जो म्युनिसिपल एरिया पर जाएगी तो अपना फैसला वहाँ बताएगी, तो वार्ड कमिश्नर जो फैसला लेगा वो एक एक लोगों की राय को जानते हुए फैसला लेगा। तो इस तरह से जो फैसला जो ऊपर पहुँचेगा वो हर एक लोगों की राय को मिलाकर वो फैसला ऊपर पहुँचेगा, तो हर लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है डेमोक्रेसी में। लोकल गवर्नमेंट सर्व एज ट्रेनिंग स्कूल्स इन डेमोक्रेसी। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी का एक तरह से ट्रेनिंग स्कूल होता है। ट्रेनिंग स्कूल
कहने का मतलब ये नहीं कि स्कूल खोल के बैठ के लोगों को डेमोक्रेसी सिखा रही है, ये बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट जब लोगों से जुड़ती है तो लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, और अगर लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं समझ पाते हैं तो उसे समझाती भी है, उसे बताती भी है कि सरकार की नीतियाँ ये आ रही हैं, इसका मतलब ये है, या जिन चीज़ों के बारे में लोग अवेयर नहीं हैं उनसे उन्हें अवेयर कराती हैं। तो एक तरह से वो ट्रेनिंग स्कूल का काम करती हैं जो लोकल गवर्नमेंट हैं। लोकल गवर्नमेंट शेयर द बर्डन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और केंद्र और राज्य सरकार का जो बोझ है उस बोझ को लोकल गवर्नमेंट बहुत हद तक हल्का कर देती है, शेयर कर लेती है। तो ये फायदे हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, विकेंद्रीकरण के। ये इतने सारे फायदे हैं जो देश को मिलता है और जो प्रशासन है वो सुचारू तरीके से चल सकता है। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992 कि 1992 के पहले इस डिसेंट्रलाइजेशन की क्या स्थिति थी। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट तो पहले भी थी लेकिन पहले स्टेट गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करते थे, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी करते थे, जिस तरीके से वो बोलते थे लोकल गवर्नमेंट को उसी तरीके से काम करना होता था, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे बल्कि वो स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स थे। इलेक्शन टू लोकल बॉडीज वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, और लोकल बॉडी पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो चुनाव था वह भी समय समय पर नहीं होता था। यानी एक व्यक्ति अगर किसी एक पद पर बैठ गया, एक पोस्ट पर बैठ गया, तो वो सालों साल उसी पोस्ट पर काम कर रहा है, चाहे वो अच्छे तरीके से करे या बुरे तरीके से करे, मनमानी करता रहता था। लोकल गवर्नमेंट लैक्ड पावर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, जिसका नतीजा क्या हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट उस पर डोमिनेंस हो गया तो लोकल गवर्नमेंट के अपने खुद की कोई शक्ति रही नहीं, अपने खुद के कोई संसाधन रहे नहीं। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाज नॉट इफेक्टिव इन पावर शेयरिंग एट लोकल लेवल, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण था, वो लोकल लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर रही थी। तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर कर रही है तो अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगी, फिर उससे लोकल लोगों से क्या मतलब। तो जब स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी तो उस वक्त जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लोकल लेवल पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। 1992 के बाद क्या हुआ? द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 3 टायर सिस्टम नोन एज पंचायती राज एट रूरल लेवल एंड म्यूनिसिपैलिटीज एट अर्बन लेवल। तो 73वें और 74वें संविधान के अमेंडमेंट में, तो 73वां अमेंडमेंट हुआ पंचायत के लिए यानी गांव, और 74वां अमेंडमेंट हुआ म्यूनिसिपल के लिए यानी कि शहर, यानी कि ग्रामीण स्तर और शहरीय स्तर, इन दोनों स्तरों पर संविधान में सुधार किए गए और जिसका नाम दिया गया पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर, रूरल एरिया पर, और म्यूनिसिपैलिटीज का नाम दिया गया अर्बन स्तर पे। तो इसमें क्या क्या सुधार किए गए? होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस टू अर्बन बॉडीज मेड मैंडेटरी, यानी कि जो रेगुलर इलेक्शन थे उनको अब ज़रूरी कर दिए गए। जैसे पहले हमने देखा कि इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते थे, तो यहाँ पर नियम बना दिया गया कि अब इलेक्शन रेगुलरली होंगे। जैसे लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, वैसे ही अर्बन बॉडीज़ के भी इलेक्शंस रेगुलर होंगे। जैसे वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन होता है रेगुलर बेसिस पर। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, इन सभी के लिए सीट को भी आरक्षित किया गया ताकि इनके मेंबर्स भी यहाँ पर आ सकें। 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया ताकि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को रेगुलरली अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से कंडक्ट करा सके। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद पंचायत, और साथ ही साथ राज्य सरकार को अपने कुछ शक्तियां और कुछ पैसे दोनों पंचायत के साथ शेयर करनी पड़ी। तो ये थी जो स्थिति 1992 के पहले। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लोकल लेवल पर इफेक्टिव नहीं था, तो बाद में अमेंडमेंट किए गए। 73वां अमेंडमेंट पंचायत के लिए और 74वां अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, जिसके तहत इन सुधारों के तहत डिसेंट्रलाइजेशन को लोकल लेवल पर भी काफ़ी इफेक्टिव बना दिया गया और एक एक लोगों को इस पावर शेयरिंग से, डेमोक्रेसी से सीधे सीधे जोड़ दिया गया। अब इसमें हमारा अंतिम टॉपिक है कि जो स्ट्रक्चर था वो लोकल गवर्नमेंट का वो किस तरीके से था।
तो स्ट्रक्चर में इसे आसान भाषा में आसान तरीके से समझने के लिए इस तरह का ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये समझते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो बेसिकली दो तरीके का था, एक पंचायती राज और एक अर्बन लोकल बॉडीज़। पंचायती राज का मतलब गांव ग्रामीण लेवल पे और अर्बन लोकल बॉडीज़ का मतलब शहरी लेवल पर। तो पहले ये समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट दो भाग में बटा हुआ था, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़। अब हम लोग आते हैं पंचायती राज पर। पंचायती राज तीन हिस्सों में बटा हुआ था, विलेज लेवल पर पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। यानी ग्रामीण स्तर पर पंचायत का नाम दिया गया, ब्लॉक लेवल पर यानी प्रखंड पर पंचायत समिति बनाई गई और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया गया। अब विलेज लेवल को भी दो पार्ट में तोड़ा गया, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, जिसमें ग्राम पंचायत का हर 5 वर्ष पे इलेक्शन होता है, लेकिन ग्राम सभा को परमानेंट किया गया। तो ग्राम पंचायत क्या है कि इसमें पंच होते हैं, जो वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, और एक सरपंच होते हैं। यानी ग्राम पंचायत में एक पंच हुए और पंच में बहुत सारे मेंबर्स हुए जिनको मिलाकर पंच कहा गया, और एक उनके प्रधान को सरपंच कहा गया। इट इज़ ए डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और पूरे गांव की जो भी डिसीजन लेनी होती थी वो ग्राम पंचायत ही लेते थे। यानी कि ये वार्ड मेंबर्स जिनको पंच कहा जाता है और सरपंच, ये मिलकर ही गांव के किसी भी समस्या के बारे में या कोई भी निर्णय लेना हो तो ये निर्णय यही लोग लेते हैं। इट इज़ इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, और इसका जो इलेक्शन है वो ग्राम सभा के आधार पर ग्राम सभा के जरिए होता है। अब ग्राम सभा क्या है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाई ऑल द एडल्ट मेंबर्स और वोटर्स ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। यानी ग्राम सभा एक या एक से ज़्यादा गांव के जो एडल्ट मेंबर्स हैं यानी जो वोटर्स हैं, इनको मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। इट इलेक्ट्स वार्ड मेंबर्स एंड द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर्स और सरपंच का चुनाव करती है। इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायत। अब ग्राम पंचायत ने क्या काम किया है, इस सभी कामों की समीक्षा ग्राम सभा करती है। इट मीट्स ट्वाइस और थ्राइस टू अप्रूव एनुअल बजट, और कितना खर्च हुआ या कितने पैसों की ज़रूरत है गांव में विकास करने के लिए, इसके लिए वो साल में 2 या 3 बार मीटिंग करती है और डिसाइड करती है कि कितना खर्च हुआ या कितनी लागत की आवश्यकता है किसी भी गांव में, जैसे नहर खोदना हो या सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था करनी हो, तो इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, इसके लिए वो मीटिंग करके और इसको अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ये मिलकर किस तरीके से गांव के डिसीजंस को लेते हैं। ग्राम पंचायत गांव के सभी डिसीजन को लेते हैं और इनका चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होता है। ग्राम सभा क्या हुआ कि एक या एक से ज़्यादा गांव के जो एडल्ट वोटिंग मेंबर पीपल हैं उनके मेंबर्स को मिलाकर ग्राम सभा का चुनाव होता है, गठन किया जाता है। ये ग्राम पंचायत के मेंबर्स का चुनाव करते हैं, साथ ही साथ ग्राम पंचायत ने क्या कार्य किया है इसकी समीक्षा भी करते हैं, और साल में 2 या 3 बार ये मीटिंग लेते हैं ये गांव के एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए। अब हम लोग आते हैं ब्लॉक लेवल पर। तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या होते हैं, ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति। यानी जो ग्राम पंचायत हैं, जैसे एक गांव में एक ग्राम पंचायत हो गए, वैसे ही बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का गठन करते हैं। इट्स मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स। इन पंचायत के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर इसके मेंबर्स बनाए जाते हैं। यानी जैसे 2-3 ग्राम पंचायत मिल गए, अब उनके मेंबर्स हुए, अब उन मेंबर्स ही वो उनका चुनाव करेंगे। जैसे सपोज 2-3 ग्राम पंचायत मिलकर उसमें 2 मेंबर खड़े हुए, अब ग्राम पंचायत के मेंबर ही मिलकर उनका चुनाव करेंगे कि उन दोनों में विजयी कौन होगा, और जो विजयी होता है उनको मिलाकर ग्राम पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं वो पंचायत मेंबर के द्वारा ही इनडायरेक्टली उनका चुनाव किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है। अब जिला परिषद क्या है, तो पंचायत समिति का ही ग्रुप मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। ऑल पंचायत समिति टुगेदर कंस्टिट्यूट्स जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट MP, MLA और ऑफिशियल्स ऑफ सम अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। तो
पंचायत समिति के मेंबर्स के अलावे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, या जिले के दूसरे जो अन्य पदाधिकारी हैं वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं पंचायत समिति के मेंबर के अलावे। तो जिला परिषद चेयरमैन और प्रेसिडेंट इज़ द पॉलिटिकल हेड, और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है या जो प्रेसिडेंट होता है वो इस पूरे विलेज लेवल का, यानी कि विलेज लेवल पंचायत का पॉलिटिकल हेड होता है। तो विलेज लेवल में हमने देखा कि विलेज लेवल जो पंचायती राज है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल 2 पार्ट में बटा हुआ है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत 5 साल पे इसका इलेक्शन होता है, तो इसके जो वार्ड मेंबर्स या सरपंच होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत गांव की किसी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, कोई भी निर्णय लेना हो ग्राम पंचायत ही लेती है। ग्राम सभा क्या है कि एक या एक से ज़्यादा गांव के मिलाकर जो इसके एडल्ट वोटिंग मेंबर्स हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ये ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करते हैं और साल में 2-3 मीटिंग लेते हैं उसके गांव के एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए। अब बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति का गठन करते हैं, तो पंचायत मेंबर ही पंचायत समिति के मेंबर को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद का गठन करते हैं, तो पंचायत समिति में पंचायत समिति के मेंबर के अलावे जिला परिषद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ अन्य बड़े बड़े सम्मानीय पद के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है, यानी कि पूरे पंचायती राज का वो पॉलिटिकल हेड बन जाता है। अब हम आते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ पर। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ 2 पार्ट में बटा हुआ है, म्युनिसिपैलिटीज़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटीज़ छोटे शहरों के लिए होता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों के लिए होता है। तो म्युनिसिपैलिटीज़ में इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़, यानी छोटे शहर छोटे नगरों में म्युनिसिपैलिटीज़ का गठन किया जाता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा जो वार्ड कमिश्नर हुए इन लोगों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इट इज़ हेडेड बाय म्युनिसिपल चेयरमैन, और जो म्युनिसिपैलिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं इनका जो मेन मुखिया होते हैं वो म्युनिसिपल चेयरमैन होते हैं। और वहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ जाते हैं तो ये बड़े बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गए, इन जैसे शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी पीपुल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जैसे वार्ड कमिश्नर हुए हर छोटे छोटे लेवल पर, इनके द्वारा ही ये कंट्रोल किए जाते हैं और इनके जो हेड होते हैं वो मेयर होते हैं। यानी कि म्युनिसिपैलिटीज़ छोटे शहरों में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में, दोनों को पीपल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि वो छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज़ होते हैं, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। और म्युनिसिपैलिटी के हेड को म्युनिसिपल चेयरमैन कहा जाता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किन किन लेवल्स पर आकर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बांटा गया है। तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट में बटे होते हैं, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरे फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को समझा कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के पहले सरकारें कितने प्रकार की होती हैं, फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, फेडरलिज्म के फीचर क्या हैं, कितने प्रकार के फेडरलिज्म होते हैं, भारत में फेडरलिज्म कैसे हम भारत को फेडरल कंट्री कह सकते हैं, किस तरीके से भारत में फेडरलिज्म काम करता है, और डिसेंट्रलाइजेशन। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में हमने चर्चा की और इसके बारे में हमने समझा। अगर इस पूरे चैप्टर में अगर किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।